हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जमनीलाल कॉलेज। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हम पढ़ेंगे बलवन के बारे में। बलवन की लौह एवं रक्त की नीति के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत में बलवन का जो व्यक्तित्व है और उसके काल में जो शासन किया गया वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दिल्ली सल्तनत का लौह पुरुष कहा जाता है बलवन को। उसकी नीतियाँ उद्देश्यपरक थी, वस्तुपरक थी। वह लक्ष्य के प्रति अति सचेत था। लक्ष्य के आधार पर और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजस्व को दैवीय सिद्धांत के रूप में अपनाया। अगर बलवन को लौह पुरुष की जगह लक्ष्य पुरुष भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1266 में जब बलवन गद्दी पर बैठा तो उसके दो ही लक्ष्य थे। पहला, दिल्ली सुल्तान के पद को एक संरचना के रूप में रूपांतरित करना, और दूसरा, मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा करना। भारत की सुरक्षा के लिए एक वैज्ञानिक नीति का उसने अवलोकन किया, जबकि साम्राज्यवादी नीति का परित्याग किया, क्योंकि वह विस्तारवादी नहीं था। उसने उत्तर पश्चिम सीमा पर नए दुर्गों का निर्माण किया। वह पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार करके उसने अपने पुत्र बुगरा खान और मोहम्मद के नेतृत्व में अत्यधिक प्रशिक्षित सशस्त्र सेना को वहां पर जमा किया। उसने भारत की सुरक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता दी। सुल्तान के पद को संस्थागत संरचना देने के लिए, परम सत्ता की प्राप्ति के लिए उसने राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सुल्तान, जो कि पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिछाया या फिर प्रतिनिधि या होता है, और सुल्तान का हृदय ईश्वरीय अनुग्रही का विशेष पात्र होता है। सुल्तान के साथ समानता का न कोई दावा कर सकता था और न ही सत्ता में भागीदारी। उसने सुल्तान को श्रेष्ठ माना, और यही कारण है कि उसने न्याय व्यवस्था को अत्यधिक प्राथमिकता दी। साधारण असाधारण व्यक्तियों को उसने अपराध के लिए क्रूरतम से क्रूरतम दंड देने का प्रावधान किया। एक प्रकार से विधि के शासन की स्थापना की शुरुआत की। शक्तिशाली गवर्नरों को क्रूरता के साथ उसने दंडित किया। विद्रोहियों को क्रूरता के साथ दमन किया। उसके 3 उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें उसने अवध के गवर्नर को, जिसने कि मद्यपान के नशे में अपने दास का वध कर दिया था, तब उस दास की विधवा द्वारा गवर्नर को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने का आदेश दिया गया, और जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक कोड़े मारते रहने का आदेश था। फिर बंगाल में तुगरील खान के विद्रोह को दमन करके उसके साथियों के साथ उसे लखनौती के मुख्य मार्ग पर दोनों ओर खूंटे गाड़ कर ठुकवा दिए गए। और तीसरा, दोआब में विद्रोहियों का सिर काटकर वृक्ष पर लटका दिया गया, ताकि अन्य लोग उस उदाहरण को देखें और भविष्य में विद्रोह न करें। बलवन ने विधि व्यवस्था और न्याय की स्थापना के लिए इस प्रकार क्रूरता की, जो उस युग और उस समय की मांग भी थी और परंपरा में भी आवश्यकता थी। बलवन चाहता था कि सभी लोग सुल्तान को न केवल एक दैवीय सत्ता के रूप में स्वीकार करें, बल्कि उससे भयभीत भी हों। इसलिए उसने आपको अफरासियाब नाम के एक महान इस्लामिक नायक का वंशज सिद्ध करने का प्रयास किया। वह तुर्क रक्त की शुद्धता में विश्वास करता है, इसलिए उसने मात्र तुर्कों को ही उच्च पद प्रदान किए। प्रत्येक नियुक्ति के समय नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को अपने वंश, अपनी शिक्षा आदि की समग्र सूचना देनी पड़ती थी, और यदि सूचना में मिथ्या साबित हुई तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बलवन ने गुप्तचर व्यवस्था को सुसंगठित करके उसे सक्षम बनाया, और यदि उसके गुप्तचर भी अपने कर्तव्य पालन में विफल होते तो उन्हें भी वह दंडित करता। बलवन विफलता के लिए भी दंडित करने की नीति अपनाता। बलवन अपनी सत्ता और शक्ति के प्रदर्शन के लिए अपने राज दरबार को ईरानी दरबार की परंपरा के आधार पर सुशोभित करता था। उसने अपने दरबारियों को उत्तम से उत्तम वस्त्र पहनकर उपस्थित रहने का आदेश दिया था। उसके दरबार में आने वाले प्रत्येक आगंतुक को
बलवन के समक्ष सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं का पालन करने के लिए विवश किया जाता था। बलवन इल्तुतमिश के 40 तुर्की सरदारों के दल का सदस्य भी था। जिस प्रकार से चहलगामी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सत्ता पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास करता है, फिर सत्ता का अपहरण करता है, तब वह ऐसी स्थिति में समझ चुका था कि जब वह सुल्तान नहीं था तब सत्ता केंद्रित हो गई थी। इस प्रकार से उसे यह भली भांति ज्ञान हो गया। उसने तुर्की सरदारों को अनुशासित करने का संकल्प लिया। 40 तुर्की सरदारों का दमन करने हेतु विष और कटार का खुले रूप से प्रयोग किया और इस प्रकार उसने बलवनी कुलीन वर्ग की स्थापना की। उसके दरबारियों को राज दरबार में हाथ बांधकर खड़े रहना पड़ता था। वे न तो आपस में बातचीत कर सकते थे और न ही हंसी मजाक। उसने उनके मदिरा पान पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सभी को भयभीत करने के लिए उसने अपने चारों ओर भयंकर से भयंकर अंगरक्षकों को नियुक्त किया। वह साधारण लोगों के साथ संबंध नहीं रखना चाहता था और यही कारण है कि एक अत्यधिक समृद्ध व्यापारी से उसने निम्न कुलीन होने के कारण उस व्यापारी की समूची संपदा के एवज में भी उससे मिलने के लिए मना कर देता है। बलवन अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने दासों की कम से कम सेवाएं उपलब्ध करता था। वह अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन कभी नहीं होने देना चाहता था। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए उसने जानबूझकर अपने व्यक्तित्व की गंभीरता को अपनाया। सुल्तान के रूप में संभवतः उसने कभी भी मुस्कुराना भी उचित नहीं समझा। उसका पुत्र मंगोलों के विरुद्ध जब युद्ध करता हुआ शहीद हो गया, यद्यपि वृद्ध बलवन शोकमग्न था, उसकी आत्मा व्यथित थी, फिर भी उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से शोक प्रकट नहीं किया। बंगाल में तुगरील खां के विद्रोह के बाद अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करता है और साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि उसके द्वारा विद्रोह की स्थिति में भी वह वही सलूक करेगा जो उसने तुगरील के साथ किया है। बलवन इस अवधारणा में विश्वास रखता है कि किंगशिप नोज नो किनशिप, अर्थात राजा का कोई भी संबंधी नहीं होता है। बलवन की महानता इस बात में है कि उसने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और शक्ति की स्थापना के लिए अपने अंदर के मानव को समाप्त कर देता है। बलवन की दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की संगठन हेतु उसने विस्तारवादी नीति को छोड़कर पूर्व की परंपरागत नीति का परित्याग कर देता है। जहाँ इल्तुतमिश ने राजत्व सिद्धांत के तहत समान लोगों में प्रथम को प्रतिपादित किया था, वहीं दूसरी ओर बलवन ने राजपद को दैवीय पद बना दिया और ऐसा करने वाला वह भारत का प्रथम सुल्तान था। उसने अनेक बार वार्ता करते समय यह स्पष्ट किया कि सुल्तान को अपनी प्रजा का कल्याण करना चाहिए, चरित्र से श्रेष्ठ होना चाहिए और सदैव राजकार्य में लीन रहना चाहिए। उसने कृषकों पर अधिक कर न आरोपित करते हुए इतना कर लगाया कि उनके पास इतना धन न छोड़ा जाए ताकि वह विद्रोह कर दें और इतना अत्यधिक भी न लगाया जाए ताकि उनकी स्थिति दयनीय हो जाए। सुल्तान बलवन ने जिस प्रकार से कुलीन वर्ग की शक्ति पर कुठाराघात किया और सत्ता पर तुर्कों के एकाधिकार का प्रयास किया, उसी का परिणाम यह हुआ कि तुर्की सरदार अत्यधिक दुर्बल हो गए और दूसरा परिणाम यह हुआ कि तुर्कों के विरुद्ध अन्य दूसरी जातियों में प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई और शायद यही कारण था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका पौत्र मात्र 3 वर्ष तक ही शासन कर सका। चूँकि वह किशोर वय था और उसका लालन पालन बलवन जैसे कठोर, क्रूर, अनुशासित और व्यसन मुक्त पितामह की देखरेख में हुआ था। जब वह सुल्तान बना तो सत्ता प्राप्ति के बाद बलवन के आदेशों से विपथित हो गया और मदिरा में मस्त हो गया। अब उसने इतना अधिक मदिरापान किया कि मात्र 3 सालों के अंदर ही उसके अंग पक्षाघात से प्रभावित हो गए।